Hello everyone, welcome back to the channel Sai Namya Creation. This is the part 2 of chapter 1 Economics, a story of village पालमपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पालमपुर में कैसे फार्मिंग होती थी, उसके फैक्टर्स क्या हैं और वहाँ पे कितना परसेंट लैंड था। जो लैंड था पालमपुर में वो फिक्स था। हमें पता ही है पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, तो वहाँ का लैंड फिक्स था। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. जो फार्मिंग है वो पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% पीपल जो कि रह रहे हैं वहाँ पे, उनका लाइवलीहुड फार्मिंग से ही चल रहा है। या तो वो अपने ही फार्म में फार्मर्स हैं या फिर वो किसी और के फार्म में फार्म लेबरर्स हैं। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल्स इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। जो इन लोगों की वेल बीइंग है वो सिर्फ फार्म्स पे ही रिलेटेड है, फार्म्स की प्रोडक्शन पे ही रिलेटेड है। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिल्ड। लेकिन एक बेसिक कॉन्स्टेंट है जो कि फार्म प्रोडक्शन रेज करता है, वो है लैंड का एरिया जो कि कल्टिवेट हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकली फिक्स्ड है वहाँ पे। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। बाय देन सम ऑफ the wasteland in India has been converted to cultivable land. अब 1960 से पालमपुर में जो लैंड है उसमें एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जितना एरिया उन्हें पहले दे रखा था कल्टीवेशन के लिए उतना ही दे रखा है। बस क्या हुआ, जो वेस्ट लैंड थे विलेज में उनको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब वहाँ पे कोई भी फर्दर स्कोप नहीं दिख रहा कि वो फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें दूसरे नए लैंड को कल्टीवेशन में लाकर। नाउ इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन द सेम लैंड? All land is cultivated in पालमपुर. No land is left idle. जितना भी लैंड है पालमपुर में वो सारा कल्टीवेट किया जाता है, कोई भी लैंड खाली नहीं छोड़ा जाता। ड्यूरिंग द रेनी सीजन और द खारिफ सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। अब रेनी सीजन में क्या करते हैं, फार्मर्स ज्वार और बाजरा को उगाते हैं और इनको कैटल फीड की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के मंथ्स के बीच में वो लोग पोटैटो को कल्टीवेट करते हैं। इन द विंटर सीजन, राबी सीजन, fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for their family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. अब विंटर सीजन में फार्मर्स वीट को सो करते हैं, जिसमें से जब वीट प्रोड्यूस होती है तो फार्मर्स इनफ वीट अपनी फैमिली के कंजप्शन के हिसाब से वीट रख लेते हैं और सरप्लस यानी जो ज़्यादा वीट होती है, जो बची हुई वीट होती है, उसे रायगंज की मार्केट में सेल कर देते हैं। द पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर। अब जो लैंड एरिया है उसमें शुगर केन भी ग्रो होता है, लेकिन शुगर केन हर साल बस एक ही बार हार्वेस्ट होता है। शुगर केन उसकी रॉ फॉर्म में या फिर जैगरी की फॉर्म में जो शाहपुर के ट्रेडर्स हैं उन्हें सोल्ड कर दिया जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in पालमपुर is due to the well developed system of irrigation. Electricity came early to पालमपुर। अब रीज़न क्या था कि फार्मर्स 3 डिफरेंट क्रॉप एक ही लैंड में एक ही ईयर में कल्टीवेट कर पा रहे थे, ग्रो कर पा रहे थे। वो रीज़न था क्योंकि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम आ गया था पालमपुर में इरीगेशन का, और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी पालमपुर में जल्दी आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। द फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टिंग सेटलिंग अप प्राइवेट ट्यूब वेल्स। इसका मेजर इम्पैक्ट क्या था कि वो सिस्टम ऑफ इरीगेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। तो जब फर्स्ट कुछ ट्यूब वेल्स थे वो गवर्नमेंट ने लगवाए, उसके बाद धीरे धीरे कर जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवाने शुरू कर दिए। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स वॉज इरीगेटेड। अब मिड 1970s में जो 200 हेक्टर एरिया था वो पूरा इरीगेटेड था। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. अब एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना एक ही पीस पे लैंड के, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ये एक सबसे कॉमन वे होता है जिससे आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो एक ही लैंड के पीस पे। द अदर वे इज़ यूज्ड
The other way is to use modern farming method for higher yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. अब मॉडर्न फार्मिंग के यूज़ करने के बहुत मेथड होते हैं जिससे जो हमारी यील्ड होती है वो हाई होती है. अब यील्ड क्या होता है? यील्ड एक ऐसा क्रॉप होता है, वो क्रॉप मेज़र करी जाती है जो कि एक पीस ऑफ लैंड सिंगल सीजन में उगाई जाती है. टिल द मिड 1960s द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनली वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स. अब 1960 के मिडल में जो सीड कल्टीवेट करते थे वो ट्रेडिशनल होते थे और वो बहुत लो यील्ड होते थे. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स to cultivation of wheat and rice using the high yielding varieties HYVs of seed. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1960 ख़त्म होने वाला था तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसने इंडियन फार्मर्स को हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स दिए और उन्होंने प्रॉमिस करा कि ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स हैं ये एक ही प्लांट पे बहुत ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट पे प्रोड्यूस करेंगे. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. अब जब रिजल्ट आया तो पता चला कि ये सच था और अब ज़्यादा फूड ग्रेन्स की क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हुई हैं जो कि पहले पॉसिबल था. HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result. जो HYV seeds थे उनको plenty of water, उन्हें पानी भी चाहिए था अच्छा खासा, केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए था, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए था ताकि उनमें अच्छा रिजल्ट दे सके वो हमें. अब देखो हम क्रॉप्स लगा रहे तो हमें अच्छा रिजल्ट तो चाहिए ना, बुरा रिजल्ट ही चाहिए होगा तो हम HYV सीड्स लेंगे क्यों. हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजेशन, pesticides, etc. Now, these are HYV seeds, fertilizer, pesticide, dams, electricity, pump sets, canals. These are the इरिगेशन टाइप्स एंड डीजल फार्म मशीनरी. ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था लैंड में, फार्म में, विलेज में. विल द लैंड सस्टेन? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज. Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resource base. जानते हैं हम कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है तो अब इसके यूज़ साइंटिफिक रिपोर्ट ने बोला है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने नेचुरल रिसोर्स के बेस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. कहीं कुछ एरियाज़ में तो हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उससे सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस होता है क्योंकि हमें HYV सीड्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए जिससे कि जो सॉइल फर्टिलिटी तो वैसे ही कम हो रही थी. Also continuous use of groundwater for tubewell irrigation has reduced the water table below the ground. अब जब हम ट्यूबवेल में पानी आ रहा था तो वो कहाँ से आ रहा था? ग्राउंड वाटर से ही. तो उसकी इरिगेशन की वजह से जो वाटर टेबल थी नीचे ग्राउंड के नीचे वो भी उसका भी कंटिन्यूस यूज से वो कम हो गई, रेड्यूस हो गया वाटर टेबल. इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम. अगर एक बार कोई भी आपका नेचुरल रिसोर्स ख़राब हो जाए ना तो उसको वापस से रीस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो दैट्स वाई वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर? अब हम पढ़ेंगे लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है फार्मर्स के बीच में. इन पालमपुर about 1/3 of the families of the 450 families are landless. 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. पालमपुर में about 1/3 of the 450 families landless थी. 150 families Dalits थी जिनके पास लैंड ही नहीं था. One of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plot of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. ना जो बची हुई 240 फैमिलीज़ थी वो अपना फार्म पे फार्मिंग करती थी लेकिन उनके पास सिर्फ 2 हेक्टर्स से भी कम लैंड था. वो उसी पे कल्टीवेशन करती थी और अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वो उस पर कल्टीवेशन करके अपनी फैमिली के लिए एक एडिक्वेट इनकम, एक जितनी इनकम उन्हें चाहिए होती थी अपनी फैमिली के लिए वो नहीं कमा पाते थे. ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. इन पालमपुर देयर आर 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land
एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर। अब दूसरे ही हाथ पे देखा जाए, दूसरी साइड देखा जाए तो पालमपुर का हाफ जो लैंड था वो पूरा लार्ज साइज़ में, जो 60 फार्मर्स थे, जो बड़े फार्मर्स थे या मिडिल के फार्मर्स थे, मीडियम फार्मर्स थे, उन्होंने मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड ले रखा था और वो लैंड को 10 हेक्टर या उससे ज़्यादा भी एक्सटेंड कर रहे थे। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन दैट हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर को कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब लैंड के बाद लेबर एक नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यूज़ होता है, जितना आप सोच भी नहीं पाओगे उतना हार्ड वर्क यूज़ होता है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही ले लेके अपने ओन फील्ड्स को कल्टीवेट कर लेते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स हायर कर लेते हैं फार्म लेबर्स को ताकि वो उनके फील्ड पे वर्क करें। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज़ और फैमिलीज़ कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स। अब फार्म लेबर्स कहाँ से आते हैं? या तो वो लैंडलेस फैमिलीज़ होती है जैसे दलित्स बताया था अभी हमें, या फिर उनके पास स्मॉल प्लॉट्स होते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। फार्मर्स की जगह, फार्मर्स की तरह फार्म लेबर्स के पास एक अच्छा लैंड नहीं है जिस पे वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। उन्हें वेजेस भी मिलते हैं किससे? जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, उन्हीं फार्मर्स से जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो। अब वेजेस कैसे मिलते हैं? कभी कभी उन्हें कैश में मिल जाते हैं वेजेस, कभी कभी जो फार्मर्स होते हैं वो उन्हें थोड़ी सी क्रॉप दे देते हैं, या फिर उन्हें कभी कभी लेबर्स को खाना दे देते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. There is also a wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. Problem of farm laborers. अब farm laborers की problem क्या है? Only large families hire the laborers, therefore they are in difficulty to find jobs. लार्ज फैमिलीज़ ही सिर्फ लेबरर्स को हायर करती हैं, तो जो लार्ज फैमिलीज़ भी ज़्यादा नहीं हैं तो वो लोग भी कुछ ही फार्मर्स को हायर करते हैं। तो जो बचे हुए फार्मर्स हैं उन्हें जॉब ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है। दे गेट वर्क फॉर वेरी लिमिटेड डेज। एग्रीकल्चर इज़ सीजनल। उन्हें वर्क बहुत ही कम डेज़ के लिए, बहुत लिमिटेड डेज़ के लिए मिलता है, जिसे आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मॉडर्न मशीनरीज आर ऑल्सो रिप्लेसिंग द फार्म लेबर्स। अब मॉडर्न मशीनरीज आ रही हैं धीरे धीरे, तो वो फार्म लेबरर्स को भी रिप्लेस कर रही हैं। देयर वेजेस आर वेरी लेस। उनकी वेजेस, उनकी इनकम बहुत लेस होती है। दे आर फोर्स टू टेक लोन्स फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। उन्हें फोर्स किया जाता है कि आप लोन्स लो लोकल मनी लेंडर या फिर लैंडलॉर्ड से। दे हैव टू सर्च फॉर अदर वर्क्स नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग। उन्हें फार्मिंग के अलावा भी काम ढूंढना पड़ता है। कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग. Now what is the capital needed for farming? The modern farming method require a great deal of capital so that the farmer now needs more money than before. अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, ताकि जो फार्मर्स है जिसके पास अभी उसके पास जितनी ज़्यादा पैसे वो कमा रहा है वो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकें. मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं या उन्हें मनी को बोरो करना पड़ता है ताकि वो अपने कैपिटल के अरेंज कर सकें. लार्ज फार्मर्स से वो लोग बोरो, उन्हें मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स से लार्ज लोन्स लेने पड़ते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन के लिए इनपुट सप्लाई ले सकें. द रेट ऑफ इंटरेस्ट और सच लोन्स. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन लोन्स पे वो बहुत हाई है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिए जाते हैं कि आप लोन को रीपे करो. इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. अब कॉन्ट्रास्ट में जो स्मॉल फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स के कॉन्ट्रास्ट में जो मीडियम और लार्ज फार्मर उनके पास फार्मिंग में जो सेविंग बच जाती है वो उनसे अपनी कैपिटल जो उन्हें चाहिए वो अरेंज कर लेते हैं. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स?
Sale of surplus farm products. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. चलो सपोज करते हैं कि जो फार्मर हैं उन्होंने वीट प्रोड्यूस करी है अपने लैंड पे प्रोडक्शन के फैक्टर्स को यूज़ करके। वीट हमारी हार्वेस्ट हुई और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। अब वो जो उनकी फैमिली के कंजप्शन के लायक वीट है वो वीट को रख लेते हैं और बची हुई सरप्लस वीट, जितनी भी बची हुई वीट होती है उसे मार्केट में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। Small farmers have little surplus wheat because their total production is small from other. This is a substantial share is kept for their own family needs. अब जो स्मॉल फार्मर है एक तो उनके पास लैंड कम है तो उनकी कल्टीवेशन कम होती है तो उनकी वो जो वीट वगैरह ग्रो करता है वो कम उगता है तो उनके पास सरप्लस होता ही नहीं। जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो अपनी फैमिली की नीड्स के लिए ही उनके पास रह जाता है, वो उसको सेल ही नहीं कर पाते। So, it is the medium and large farmer who supply wheat to the market. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeeper in the town and city. तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स वीट की सप्लाई करते हैं मार्केट में, ट्रेडर्स उस मार्केट में ख़रीदते हैं वीट को और फिर आगे शॉपकीपर्स को टाउन और सिटीज़ में बेच देते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। Number 1, dairy. The other common activity. Dairy is a very common activity. Dairy is a common activity in many families of पालमपुर। पालमपुर की कई फैमिलीज में डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है। पीपल फीड देयर बफेलो और ऑन अ वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वहाँ पर अपनी बफेलो अपनी गाय को ग्रास खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं जो कि रेनी सीजन में उगता है और उनकी बफेलोस फिर मिल्क देती है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय विलेज। Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling center at Raiganj where the milk is transported far away towns and cities. जो मिल्क है वो रायगंज में सोल्ड होता है। टू ट्रेडर्स शाहपुर में जो थे उन्होंने वहाँ पे सेंटर्स बना दिए रायगंज में जहाँ से वो मिल्क ट्रांसपोर्ट होकर टाउन और सिटीज़ में आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर एट प्रेजेंट less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method and are done on a small scale. They are carried out mostly at home in the field with the help of family labor. Rarely are laborers hired. अब एग्जाम्पल देते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। पालमपुर में प्रेजेंट में 50 लोगों से भी कम पीपल हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पालमपुर में मैन्युफैक्चर करने के लिए बिग फैक्ट्रीज चाहिए जो कि टाउन और सिटी में होती हैं, जिस वजह से पालमपुर के सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। Now, the shopkeeper of Palampur. People involved in trade exchange of good are not many in Palampur. जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा नहीं है। पालमपुर में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के वो शॉपकीपर्स हैं, वो होलसेल मार्केट सिटीज़ में होलसेल मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं और फिर उन्हें विलेज में सेल करते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। आप देखोगे छोटा सा जनरल स्टोर होता है, खाना पीना पढ़ाई कपड़े सब आपको एक ही शॉप पे मिल जाते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट टू स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। जिनके हाउस बस स्टैंड के पास हैं उन्होंने थोड़ी सी अपने पैसों को बचाकर अपनी शॉप्स खोल ली। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। पालमपुर में ट्रांसपोर्ट जो था बहुत ही फास्टली वो डेवलप हुआ। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारी वैरायटी है व्हीकल्स की जो कि रोड को कनेक्ट करनी है पालमपुर के रायगंज से। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल लॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, टोंगा चलाते हैं और बहुत सारे जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये सब जो लोग जो चला रहे हैं यही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में
जा रखे थे, मतलब यही ट्रांसपोर्ट करते सामान को। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन द रिटर्न दे गेट पेड। वो जो ये गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिर उन्हें पेमेंट मिलती है। वो काम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उन्हें पेमेंट मिलती है। द नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल, कुछ सालों में जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट में लग गए हैं। नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर, लेकिन अब इस चैप्टर की हम एक समरी पढ़ेंगे, छोटी सी समरी है। ओवर द ईयर देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. कुछ सालों में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, जिससे फार्मिंग प्रैक्टिस होती थी वो चेंज आया है। उन्होंने फार्मर्स को अलाउ करा कि वो सेम अमाउंट ऑफ लैंड में प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें, एक बार में 2 से 3 क्रॉप उगा सकें। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस द लैंड इज़ फिक्स्ड एंड scarce, but in raising production a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. The new ways of farming need less land but much more in capital. The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange capital during the next season. On the other hand, the small farmers who constitute about 80% of total farmers in India find it difficult to obtain capital. The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings and have to borrow. Beside the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. Labor being the most abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming used much more laborers. Unfortunately, such a thing has not happened. The use of laborers on farm is limited. The labor looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages, towns, and cities. At present, out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. Though there is a variety of non-farm activities in the villages, the number of people employed in each is quite small. Unlike farming, non-farm activities require little land. People with some amount of capital can set up non-farm activities. One can either use his own saving, but more often has to take a loan. It is important that loan be available at low rate of interest so that people without saving can start some non-farm activity. Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have market where the goods and services produced can be sold. As more villages get connected to town and cities, though good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years. Thank you. Please like, share and subscribe the YouTube channel, and don't forget to press the notification bell. Bye. Have a nice day.